धोखा। माई और दादा के बीच 15 साल का अंतर था, लेकिन दादा के उम्दा व्यक्तित्व और कम उम्र में पिता का साया खो देने के बावजूद अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़े। दादा की मंडप में हो रही प्रशंसा सुनकर माई अपनी खंत भूल गई और आने वाले वैवाहिक जीवन के सुखद सपने बुनते हुए ही शादी के मंडप पर चढ़ गई। नए जीवन के 9 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अब माई को दादा के उजले व्यक्तित्व का काला पक्ष दिखने लगा। कांच की बोतल में रखा सलाइन बूंद बूंद करके दादा की नीली पड़ी नस में टपक रहा था। सुई के चुभने से सूजा हुआ दादा का हाथ उसके शरीर पर पड़ी सफेद चमचमाती चादर कमरे में फैली। दवाइयों की तीखी गंध हड्डियों का ढांचा बने दादा और इस पूरे सुनसान माहौल में एक पैर मोड़कर हाथ में जपमाला लिए निर्विकार भाव से बैठी माँ। खिड़की से ठंडी हवा का एक हल्का झोंका आया और माँ के पूरे शरीर में अचानक सिरहन दौड़ गई। वे स्फूर्ति से उठी। खिड़की बंद करने के बाद उन्होंने एकटक दादा को देखा। उनका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। है, अभी जिंदा है। माँ ने गहरी सांस छोड़ी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। दादाजी को देखते देखते माई कब अतीत में खो गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। शादी से पहले के दिन माई को याद आ गए। पढ़ाई की कितनी उमंग थी उन्हें, लेकिन पिताजी ने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करने नहीं दी। शादी की जल्दी मचाने वाले पिता के सामने बोलने की इजाजत नहीं थी। माई और दादाजी में 15 साल का अंतर था, लेकिन दादाजी की आकर्षक व्यक्तित्व और कम उम्र में पिता का साया खोने के बावजूद अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़े दादाजी की बारात में हो रही प्रशंसा सुनकर माई ने अपनी सारी खीज भूल गई और भावी जीवन के सुखद सपने बुनते हुए शादी के मंडप पर चढ़ गई। नए नवेले दिन देखते देखते बीत गए। दादाजी के उजले व्यक्तित्व का अंधेरा पहलू माई को दिखने लगा, वरना सभ्य और संस्कारी माने जाने वाले इस व्यक्ति का स्त्रियों के मामले में चरित्र बहुत ढीला था। शादी के बाद भी दादाजी ने दूसरी स्त्रियों से अपने संबंध तोड़े नहीं थे। छोटे छोटे सबूतों ने माई के संदेह को पुख्ता कर दिया और एक दिन न रह सकी तो उन्होंने दादाजी के सामने बोल ही दिया, तुम्हें ठीक से खाने पीने को मिलता है ना, तो फिर चुपचाप रहो और दोबारा कभी मुझसे जवाब तलबी करने की हिम्मत मत करना, वरना तो खरगोश की तरह डरकर रहने वाली यह औरत आज मुझसे जबान मांग रही है। यह दादाजी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया। दादाजी का यह बेहाई भरा बर्ताव देखकर माई का सब्र टूट गया। जो भी कपड़े हाथ में आए उन्हें बैग में ठूस कर वह मायके की राह पकड़ ली। बेटी को मायके लौटा देखकर माई के कड़क स्वभाव वाले पिता गरज पड़े, तू वापस आ गई? कैसे? अभी के अभी लौट जा। अगर अच्छे से सलीके से गृहस्थी निभाएगी तो 4 दिन के मायकेपन के लिए ही इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। पुरुष अगर मनमानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाकी तो तेरे पास किसी चीज की कमी है क्या? रह सकती है तो रह, नहीं तो मर जा, लेकिन मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माई ने बेबसी से अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन वह दुबली पतली औरत सिर झुकाकर आंसू बहाती रही। जीवन खत्म करने का साहस न करने वाली माई चुपचाप पति के घर लौट गई। अब दादाजी का दुस्साहस और बढ़ गया। मानो माई से बदला लेने के लिए वह खुलेआम बाजारू औरतों को घर लाते और माई के सामने उनसे इश्क लड़ाते। माई को यह जीते जी मरने जैसा लगता, लेकिन अधूरी पढ़ाई और डरपोक स्वभाव वाली माई में अब घर छोड़ने का हौसला नहीं बचा था। बाहर सार्वजनिक जगहों पर दादा माई को समारोहों में ले जाते, लेकिन भले ही वे पत्नी के सम्मान में सजी धजी मालकिन की तरह वहां बैठी होती, घर में अपनी असली हैसियत एक पांव पहुंचने की चटाई जैसी उन्हें बार बार चुभती रहती। अंतत विधाता को भी दया आ गई और
दो वर्ष के अंतराल पर माई को एक बेटा और एक बेटी हुई। माई के वीरान जीवन में नंदनवन खिलाने वाली यह नन्ही सी चंचल सी आई आई कहकर अपने तोतले बालों से माई को रिझाने लगी। देखते ही देखते इन दो नन्ही जानों ने माई का पूरा संसार घेर लिया। अपने बच्चों के नखरे उठाते उठाते उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते देते माई को समय कम पड़ने लगा। उन्होंने अपने इस छोटे से संसार से दादा को बाहर कर दिया। बच्चे बड़े होने लगे तो दादा ने घर में झगड़ा झंझट करना बंद कर दिया, लेकिन बाहर उनकी रंगीनियां और कारनामे चलते ही रहे। पिता की करतूतें बच्चों के कानों तक भी पहुंचने लगी, लेकिन दादा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ वर्षों बाद बेटी का विवाह हो गया। बेटी की पढ़ाई पूरी हुई और वह भी अपने रास्ते पर चल पड़ा, मगर दादा वैसे ही रहे। अब भी वे हर कदम पर माई का अपमान करते और माई सिर झुकाकर सब सहती रहती। स्वेच्छाचारी दादा की टोकरे खाती और मन ही मन कचोट खाती। अपनी माँ बेटे से देखी नहीं गई। एक दिन गुस्सा असहनीय होकर उसने दादा से सवाल किया, मेरे घर में मैं जैसे चाहूंगा वैसे ही रहूंगा, तुम्हें मंजूर नहीं तो निकल जाओ। दादा चिल्लाए। बेटा केवल बदन पर कपड़े लपेटे ही घर छोड़कर चला गया। बार बार विनती करने पर भी माई ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारा अपना घर परिवार है, तुम सुखी रहोगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगी। तुम्हारे संसार में अब मेरी बेकार उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, माई ने दृढ़ता से कहा। दिन गुजरते रहे और एक अनजाने संकट की आहट लेकर एक दिन सुबह हुई। दादा को अचानक लकवे का तेज दौरा पड़ा। दाहिने किस्से के सुन्न हो जाने से दादा बिस्तर पकड़कर बैठ गए और माई की मेहनत की पराकाष्ठा हो गई। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि रोज नियमित व्यायाम करेंगे तो दादा की हालत इतनी सुधर जाएगी कि वे अपने दैनिक काम खुद कर सकेंगे। लेकिन दादा कुछ भी नहीं करते थे। बिस्तर पर पड़े पड़े माई को बेवजह आदेश देने का नया शौक उन्हें लग गया था। माई की उम्र भी अब ढलान पर थी। दादा का भारी शरीर उठाना, उनका साफ सफाई करना माई के लिए दिन ब दिन असंभव होता जा रहा था। आखिरकार माई ने एक नर्स रख ली। हर महीने घर के खर्च के लिए पैसे मांगने के अलावा माई का दादा के आर्थिक लेन देन से कभी कोई संबंध नहीं रहा। नर्स की तनख्वाह, महंगी दवाइयाँ, इन सब का खर्च कैसे निकाला जाए, यह माई को समझ नहीं आ रहा था। बेटे के सामने हाथ फैलाना भी उन्हें मंजूर नहीं था। आखिर लाचार होकर उन्होंने दादा से ही पैसों के बारे में पूछा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शौकीन और फिजूल खर्ची के स्वभाव वाले दादा पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। यह नया भयावह सच माई को पता चला। धीरे धीरे घर की एक एक चीज माई ने बेचनी शुरू की। फिर उनकी बारी गहनों की आई। आया हुआ सारा पैसा दादा के इलाज में ही खर्च हो रहा था, लेकिन दादा में कोई सुधार नहीं था। एक दिन दोनों बेटों ने अपनी माँ को एक कमरे में बिठाया और घंटे भर तक समझाने लगे। क्यों घिस रही हो अपना तन इस आदमी के लिए माँ? जिंदगी भर दुख और अपमान के सिवा उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। दादा के अंत के साथ तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। अपना जीवन अपने मन के मुताबिक जियो, मत बांध लो खुद को दादा के साथ, बेटे करुणा से कह रहे थे और माई मानो गूंगी बहरी बनकर बैठी थी। अरे बच्चों, कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे पिता के लिए मैं तड़पती नहीं, मैं तो अपने ही लिए खिन्न होती हूँ। जिंदगी भर जैसे किसी चक्र में घूमती रही हूँ और उस गाड़ी का सारथी था मेरा पति। मैं बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि यह सोच भी मेरे थके हुए तन मन को सहन नहीं होगी। पति के हुकुमशाही वृक्ष के नीचे मेरा मन का पौधा सूख चुका है। अब कोई इच्छाएं, कोई आकांक्षाएं नहीं बची है। उल्टा मुझे डर लगने लगा है उस स्वतंत्रता का जिसे मैं उठा नहीं पाऊंगी।
अपने मन से जीने की आदत ही नहीं रही मुझे। बस पहली और आखिरी गुजारिश करती हूँ दादा से, मुझसे पहले मत जाना। इस जीने की ही आदत हो गई है मुझे, अलग तरह की जिंदगी नहीं चाहिए अब मुझे। माई का दिल रो रहा था। टन 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 टन। हॉल में लगी घड़ी की घंटियों ने माहौल की भयावह चुप्पी को चीरते हुए माई के कानों में दस्तक दी। माही चौंक गई, जैसे कोई अशुभ आभास हो गया हो। उन्होंने दादा की तरफ देखा। दादा का सिर बाईं ओर झुक गया था। सीने का उतार चढ़ाव थम चुका था। सलाइन के एक एक कर टपकते कतरे नली में जमा हो रहे थे। माई सुनी फैली हुई आंखों से पति को एकटक देख रही थी। जिंदगी भर माई को वंचित रखने वाला दादा, बच्चों को उनकी मांग की हर चीज देते समय प्यार करने वाले पिता का भाव दिखाने वाले, लेकिन माई को एक एक पैसे के लिए रुलाने वाले दादा, समाज में खुद को आदर्श परिवार प्रेमी रूप में प्रस्तुत करने वाले दादा, दूसरों से बात करते समय जिनकी जुबान पर सरस्वती नृत्य करती थी, लेकिन माई से बात करते समय सिर्फ गालियों की बौछार करने वाले दादा इस दुनिया से जा चुके थे। जिंदगी भर जनता, बच्चों और बीवी को खतरे में डालने वाले दादाजी ने आखिर में माई को ऐसा खतरा दे दिया था जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी।